देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। 7 दिनों की कमजोरी पर कल लगी लगाम और भारतीय बाजारों ने दिखाई एक शानदार रिकवरी और आज दुनिया भर के बाजारों से संकेत बेहतर, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस रैली में, इस रिकवरी में कितना दमखम और बाकी, और क्या करें फिर आप, खरीदारी या फिर अटकी हुई पोजीशन से निकले बाहर, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। और वाकई हमने देखा 7 दिनों के कमजोरी के बाद पिछले हफ्ते सोमवार से दबाव देखना शुरू कर दिया भारतीय बाजारों ने और कंसेक्यूटिवली लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन मंगलवार तक हमने लाल निशान में कामकाज करा। कल उस याद से एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला। भारतीय बाजारों में 1.25% के आसपास सेंसेक्स निफ्टी में गेन्स थे। सेंसेक्स 350 अंक, निफ्टी में 100 के आसपास की मजबूती थी। अच्छा पॉजिटिव साइड में मोमेंटम। एक तो ध्यान रखें, चाइना के जो ए शेयर्स इंक्लूड नहीं हुए तो शायद सेंटीमेंट उससे कुछ हद तक इंप्रूव हुए। मौके की तलाश थी बाजार को कुछ पॉजिटिव न्यूज और उस पर क्लिंग ऑन करते हुए इंडियन मार्केट्स नजर आए। ब्रॉडर मार्केट्स में भी 1.25% के आसपास की मजबूती थी। मार्केट ब्रेथ अच्छा था। 1:3 का रेशियो, हर एक गिरने वाले के सामने 3 स्टॉक्स में ख्याल से मजबूती के साथ कामकाज करने वाले थे। तमाम सेक्टोरल पॉकेट्स हरे निशान में कामकाज कर रही थी। बैंक्स सबसे इंपॉर्टेंट मदद करते हुए, आईटी, ऑयल एंड गैस, ऑटो जैसी इंपॉर्टेंट पॉकेट्स में हमने देखा खरीदारी आती हुई। तो अक्रॉस द बोर्ड कल के ट्रेडिंग सेशन में बाइंग। अनिल जी, 7 दिनों की कमजोरी के बाद एक रिलीफ। हाँ, ये आना तय था आशीष, क्योंकि 8000 के लेवल पर जिस तरह से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में बना हुआ था, वो एक सपोर्ट था ही। बाजार 7 दिनों से ओवरसोल्ड हो चुके थे। साथ ही वो एक ट्रिगर चाहिए था रिकवरी के लिए, वो चाइना से मिल गया। क्योंकि चाइना को लेकर हम पिछले 3 दिनों से परेशान हो रहे थे कि कहीं चाइना ने इनके ये शेयर शामिल हो गए तो फिर भारतीय बाजारों से आउटफ्लो होगा। तो और पुट कॉल रेशियो को आप देखिए 0.85 ओवरसोल्ड जोन में। तो एक रिकवरी के लिए जो बेहतरीन बेस था और जो ट्रिगर की जरूरत थी वो कल मिल गई। उसके बाद एमएसपी के प्राइसेस कल सरकार ने नहीं बढ़ाए, तो शॉर्ट कवरिंग होनी थी। लेकिन दिक्कत की बात एक ही आशीष, कल के डेटा में शॉर्ट कवरिंग ही है खाली। हम डिटेल में डेटा डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मजा नहीं है जो कि आप 350-400 पॉइंट की तेजी में देखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आज शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट्स काफी बेहतर है। क्या संकेत है वहां से? बिल्कुल, शायद इंडिया से संकेत ले लिए। अमेरिकन, यूरोपियन मार्केट्स में देखा अच्छी मजबूती देखने को मिली। अमेरिकन मार्केट्स में इनफैक्ट 1 से 1.25% के आसपास का उछाल था। सस्टेन बाइंग दिन भर और दिन के हाईस पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। और पूरे साल 2015 के ध्यान रखिए, अमेरिकन मार्केट्स अब हरे निशान में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। कहां से ट्रिगर मिला? ग्लोबल इक्विटीज में जो मजबूती आज आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही है, कैटलिस्ट था ग्रीस। कल खबरें आई, एक रिपोर्ट आई कि शायद जर्मनी स्टैगर्ड वे में ग्रीस को एड देने के लिए तैयार होने वाला है। ये खबर आई नहीं कि हमने देखा अमेरिकन स्टॉक्स में उछाल था। इनफैक्ट यूरोप में हमने देखा फ्राइडे को 1% की कमजोरी, मंडे को 1% की कमजोरी, परसों हमने देखा था 0.5% का दबाव था और कल वहां पे 1.5 से 2.5% का उछाल देखने को मिला। इनफैक्ट मोटा मोटी देखें, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस वहां पे लाल निशान के साथ थे और कल वहां पे भी उछाल था। तो पूरी तरह से ट्रिगर कैटलिस्ट वो ग्रीस बन के उभरा है। इसीलिए आप देख रहे हैं एशियन मार्केट्स में अब मजबूती और इनफैक्ट सेंसेक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करेंगे। ग्रीस का कैटलिस्ट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है सर हमारे लिए? ये बात सही है कि कल की तेजी का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन ग्रीस डूबेगा ये तो हम वैसे भी मानकर नहीं चल रहे थे, क्योंकि कहीं कहीं वो हमेशा वही होता है कि जब आखिरी मोमेंट पर आकर कोई न कोई सहारा मिल जाता है। लेकिन हाँ, 5-6 दिनों से अमेरिकी बाजार भी कुछ हद तक ओवरसोल्ड हो चुके थे और वहां पर भी आप देखें तो बुल रन में कहीं कोई डिस्टर्बेंस के संकेत है नहीं। तो अगर किसी भी वजह से छोटे मोटे करेक्शन होते हैं तो उस करेक्शन के बाद जब तेजी बननी शुरू होती है तो वो एक बहुत बड़ी तेजी और फिर अमेरिकी बाजार नए हाई लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए एक संकेत थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, वो ये कि क्रूड के दाम अब $65 के ऊपर टिकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम अब इस वक्त डे टू डे बेसिस पर क्रूड को देख नहीं रहे, लेकिन करेंसी का मजबूत नहीं होना और क्रूड के दामों का इन लेवल्स पर टिकना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये सिचुएशन थोड़ी सी और खराब होती दिखे तो दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये बात सही है, आज सुबह सुबह तो भारतीय बाजारों के लिए पार्टी करने के लिए एशियाई बाजार भी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ हिंट आपने वैसे ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि संकेतों की जब बात करें तो एफआई फ्लोज जो थे कल के मार्केट में हमने देखा 100 पॉइंट के आसपास का उछाल था, लेकिन एफआई ने कैश मार्केट में 480 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी। बिल्कुल, वो संकेत पॉजिटिव साइड में नहीं आ रहे। इस नंबर को कैसे रीड करें और फिर इस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करूं कल की चाल के लिहाज से? ये बात सही है आशीष की अभी भी एफआई खरीदारी नहीं कर रहे हैं कैश मार्केट में। लेकिन एक बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि जो खरीदारी का या बिकवाली का सिलसिला शुरू होता है वो पहले वायदा कारोबार से होता है, क्योंकि वो लिक्विड मार्केट्स हैं और उसके बाद कैश मार्केट में एक्शन आता हुआ दिखता है। लेकिन हाँ, सिर्फ कैश मार्केट के डेटा देखेंगे तो आपको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन उसके सामने देखिए 788 करोड़ की डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी, क्योंकि उनकी खरीदारी से 300 करोड़ ज्यादा है। इसका
मतलब साफ है कि लिक्विडिटी के लिहाज से पहली बार ऐसा दिखा है, या यूं कहें कि दूसरी बार ऐसा दिख रहा है। पहली बार जब हमने पिछली बार 8,000 टच किया था, दूसरी बार अब जब हमने 8,000 टच किया है, कि डोमेस्टिक फंड्स अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। अब ये अलग बात है कि डोमेस्टिक फंड्स की पसंद के शेयर अलग हो सकते हैं, एफआईज की पसंद के शेयर अलग हो सकते हैं, लेकिन खरीदारी तो आ रही है पहली बार। लेकिन कल के डेटा में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत है वायदा कारोबार के डेटा में। कल आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों जगह खरीदारी हुई है महज 32 करोड़ की। पिछले 2 दिनों में 300-400 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईज खरीद रहे थे। तो काफी कुछ एफआईज ने शॉर्ट कवरिंग स्टॉक फ्यूचर्स में पहले कर ली थी, और कल भी जो की है वो शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो कल के डेटा में एक संकेत साफ दिख रहा है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या स्टॉक फ्यूचर्स हो, या तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है या फिर जो तेजी की पोजीशंस भी जो बनी हुई थी वो कम होती हुई दिख रही है। यानी कि फ्रेश खरीदारी कहीं मजबूत नजर नहीं आ रही। ये थोड़ा सा नेगेटिव संकेत आप कह सकते हैं कि आप तेजी के वक्त नई पोजीशंस भी बनना देखना चाहते हैं, ताकि आपको अगले दिन के लिए, अगले कुछ दिनों के लिए कॉन्फिडेंस बने कि इन लेवल्स पर नई खरीदारी होती दिख रही है। तो नई खरीदारी का अभाव है। अब जो खरीदारी दिख रही है वो है ऑप्शंस में 1,000 करोड़ से ज्यादा की। लेकिन एक तरह से आप इसे पॉजिटिव समझ सकते हैं इस लिहाज से कि इंडेक्स फ्यूचर्स बेचने के बजाय एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स की शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं और सामने लोअर लेवल के पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं, ताकि अपने पोर्टफोलियो की डाउनसाइड रिस्क तो प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन इतने एग्रेसिव नेगेटिव नहीं है कि वो इंडेक्स फ्यूचर बेच दें। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत है कि पुट ऑप्शन खरीदे जा रहे हैं, बट अदरवाइज डेटा पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उतने नहीं जो कि आपको बड़ा कॉन्फिडेंस दे दे। तो 3 चीजें, क्योंकि आप वायदा बाजार के आंकड़ों की बात करें, 3 चीजें थी। एक तो कि जैसे आपने हाईलाइट भी करा कि शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली है, फ्रेश बाइंग के इंस्टेंसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। दूसरा मैं देख रहा था 7800 का पोर्ट सबसे ज्यादा एक्टिव कल हुआ, और अब तो सबसे मैक्सिमम बिल्डअप वहां पे आता हुआ नजर आ रहा है, वो स्पेसिफिकली इंडिकेट कर रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने पुट कॉल रेशियो की शुरुआत में बात करी थी, ओवरसोल्ड टेरिटरी 0.85 के थे, क्या अभी भी वो कंफर्ट जोन में है हम, क्या अब हम कल की तेजी के बाद वो आंकड़ा बिगड़ गया? थोड़ा सा ऊपर आया है पुट कॉल रेशियो, 0.87 हुआ है, लेकिन अब भी ये नहीं कह सकते कि ओवरबॉट हो गया या फिर ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल गया। तो अब भी पुट कॉल रेशियो ये बता रहा है कि शॉर्ट्स हैं बाजार में, शॉर्ट्स खत्म नहीं हुई। और ये एक बेहद इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। जनरली आप किसी और दिन मुझसे ये पूछते कि 8,000 के लेवल पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था वो शिफ्ट होकर 7,800 पर पहुंच गया, ये तो नेगेटिव बात है, लोअर साइड रिस्क जारी है। मैं भी यही कहता कि हाँ ये सही है, लेकिन कल बेहद इंटरेस्टिंग डेटा है, और जो लोग मिस कर रहे हैं शायद वो ये कि 7,700 के पुट में आप देखिए 9 लाख शेयर कम हुए हैं, और ये 7,800 पर शिफ्ट हुए। इसका मतलब क्या है? वो ट्रेडर्स जिन्होंने पहले 7,700 के पुट खरीदे हुए थे डाउन साइड रिस्क के लिहाज से, उन्होंने वहां अपनी पोजीशन खत्म की है और अब 7,800 पर बनाई। ये तो पॉजिटिव है एक्चुअली, क्योंकि आप डाउन साइड रिस्क कम देख रहे हैं, कम से कम 100 पॉइंट की वो रिस्क कम दिख रही है, इसलिए आपको लगता है कि अब 7,700 का पुट होल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं 7,800 का पुट लेकर भी अपनी हेजिंग कर सकता हूं। तो ये एक तरह से पॉजिटिव है। लेकिन चूंकि क्या हुआ कि वहां पर 9 लाख शेयर कम बढ़े हैं अचानक से, और दूसरा ये कि 8,000 के पुट में थोड़ी सी पोजीशन कम हुई है, इसलिए आपको लग रहा है कि 8,000 से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होकर 7,800 पर पहुंचा है, लेकिन मैं इसे नेगेटिव नहीं समझा। तीसरी बात जो कल वायदा कारोबार के आंकड़ों में है वो स्टॉक फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों ही जगग ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा। स्टॉक फ्यूचर्स में मामूली सा बढ़ा है 20-30 लाख शेयर, जो कि बहुत मामूली होते हैं। बैंक निफ्टी में 10 लाख शेयर कम हुए, 1.25 लाख शेयर, निफ्टी में 10 लाख शेयर कम हुए। ये बड़ा ओपन इंटरेस्ट में कमी आना है, और ये साफ तौर पर बता रहा है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने भी अपनी पोजीशन कम की है। जैसे जैसे अपना प्राइस आ रहा है वो हल्के हो रहे हैं कि चलो छूटने का मौका मिल रहा है। मंदी करने वाले ट्रेडर्स ये मान रहे हैं कि 7 दिन बहुत हो गई मंदी, 8,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अब बाजार घूमना शुरू कर रहा है तो अपनी पोजीशन को कवर कर लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस दोनों ही तरह के ट्रेडर्स में नई पोजीशन को बनाने को लेकर नहीं है, तो जो पोजीशन पुरानी है वही होल्ड कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात कल के सेशन में और दिख रही है आशीष, वो ध्यान में रखना चाहिए, वो है कि कल के सेशन में प्रीमियम को देखिए, जो 8 पॉइंट की प्रीमियम थी परसों, वो घटकर 5 पॉइंट के डिस्काउंट में चली गई। इसका मतलब साफ है कि अभी भी तेजी करने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस तो नहीं है, वो उछाल में बिकवाली करना ही चाहते हैं, ये संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कल की तेजी में कंट्रीब्यूशन शॉर्ट कवरिंग का था, लेकिन अब भी पुट कॉल रेशियो ये बता रहा है कि बाजार में अब भी शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश बाकी है, जगह बाकी है। तो हो सकता है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी, फ्रेश पोजीशन बनने में अब भी वक्त लगेगा। जो पोजीशंस पहले से ट्रेडर्स की है उसी में एडजस्टमेंट होते दिखेंगे। तो मोटा मोटी डेटा पॉजिटिव है, लेकिन उतने पॉजिटिव नहीं जो हम 100 पॉइंट की रैली के बाद देखना चाहते हैं। चलिए, लेकिन पहला सौदा में आज हमारे साथ होंगे इंडस्ट्री, मार्केट और पॉलिटिक्स के जाने माने दिग्गज। काउंटर पॉइंट में बात करेंगे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से। 8:40 पर हमारे साथ होंगे HDFC बैंक के MD आदित्य पुरी। समझेंगे कि अच्छे दिन तो आने लगे हैं, लेकिन इकोनॉमी के लिए अभी चिंताएं क्या हैं, क्या बाजार में अब खरीदारी का वक्त आ चुका है। 9:30 बजे समझेंगे एडलवाइज फाइनेंशियल्स के रिसर्च हेड निश्चल महेश्वरी से।
और इसके अलावा बाजार के टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं? क्या 8,000 पर निफ्टी का बॉटम बन चुका है? क्या एक रिकवरी होगी जो बाजार को 8,500 के पार ले जाएगी? जानने की कोशिश करेंगे देश के दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट सुदर्शन सुखानी के साथ 9:40 पर। और मॉनसून सेल चल रही है बाजार में, बम्पर शेयर आपके लिए लेकर आएंगे डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुदीप बंदोपाध्याय से 9:50 पर आज इस शो में। चलिए, तो कल के पॉजिटिव मूवमेंट के बाद सबको ये जानना है कि क्या ये जो कल पुल बैक कह लीजिए, शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली कह लीजिए, कितनी और सस्टेन हो सकती है और क्या रणनीति बनाए? अनिल जी, कल के 100 पॉइंट के बाद क्या और फर्दर गेन्स के लिए मैं प्ले कर सकता हूं? क्या ये और सस्टेन कर सकती है? थोड़ा सा पुल बैक और कंटिन्यू हो सकता है, या ये लेवल्स आ गए हैं कि आप बिकवाली करने का फिर से मौके ढूंढने, शॉर्ट साइड पे पोजीशंस बनाए? कैसे ट्रेड करूंगा? अगर ग्लोबल मार्केट्स इतने मजबूत नहीं होते आशीष, तो शायद आपको रैली में ज्यादा दमखम नहीं दिखता और वो टर्मिनेट हो जाती है। आप ये कहते हैं कि 7 दिनों की कमजोरी के बाद एक पुल बैक हो गया, इतना ही होना था, बहुत है। लोअर लेवल से आप 150 पॉइंट ऊपर आ गए हैं, वो कि कम नहीं होता, क्योंकि आप 500 पॉइंट गिरे, 1/3 रिकवर कर चुके हैं, राइट? तो वो टेक्निकल लैंग्वेज में भी 150 पॉइंट हो गया मतलब। लेकिन जब आपको दिख रहा है सामने कि अब भी शॉर्ट्स बाकी हैं, पुटकॉल रेशियो बता रहा है कि पूरे शॉर्ट्स कवर नहीं हुए हैं, अब भी ऑप्शंस में हेजिंग के लिहाज से खरीदारी हो रही है, यानी कि अब भी कॉशियसनेस का माहौल तो बाजार में है। दूसरी बात है कि जनरली आप दिक्कत कब होती है कि अगर ये कल बड़ी लॉन्ग पोजीशंस बन जाती है और आज के गैप अप पे लोग बेचने की कोशिश करते हैं कि कल की खरीदी हुई चीज आज बेच दें, तो आपके लिए अपसाइड बनाना मुश्किल होता है। लेकिन कल फ्रेश खरीदारी तो हुई नहीं, इसका मतलब है कि बाजार हल्के हैं अभी भी। तो इस हल्के बाजार में जब आपके लिए ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है, तो रिकवरी की और जो कल से सेंटीमेंट जो बदला है वो थोड़ा बाजार को और ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अब यहां से शायद निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पैसा बनाना थोड़ा आज मुश्किल हो सकता है, क्योंकि डेटा उतने सपोर्टिव नहीं। तो आपको फ्रेश ट्रिगर चाहिए तेजी के लिए, तो ऐसे में बेहतर ये होगा आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तरफ शिफ्ट कर लें आज। तो वहां पर मुझे लगता है ब्रॉड बेस रैली, ब्रॉड बेस तेजी आने की कोशिश होगी, क्योंकि इस फॉल में कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20 से 40% गिरे, अच्छे मिड कैप्स हैं। तो वहां पर अब फंड्स मौके ढूंढेंगे, और खासतौर से देखिए खरीदारी डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से हो रही है और वो मिड कैप से खरीदते हैं, तो वहां पर ज्यादा मौके अच्छे हैं ट्रेडर्स के लिए बजाय दिग्गज शेयरों के लिए। तो पहली बात तो ये। अब लेवल्स का जहां तक सवाल है, मेरी नजर आज जो लेवल पर है, पहले तो 8,100 के नीचे शायद जाना नहीं चाहिए, और अगर गया तो फिर 8,050। ये दो लेवल ऐसे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है लोअर साइड पर। ऊपर की तरफ पहले 8,200 को पार करेंगे, और दिक्कत की बात है हर 50-50 पॉइंट पर थोड़ा मामला अटकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो पोजीशंस ऑप्शंस में बनी हुई है, पहले 8,200 को पार करेंगे, फिर 8,250 तक जाने की कोशिश करेंगे, फिर 8,300 हो सकता है। तो एक लेवल को उस हिसाब से अप्रोच करें, जैसे टेस्ट मैच में होता है ना कि हर एक सेशन के हिसाब से आप अपनी इनिंग को बनाएं, बजाय इसके कि ये सोचो मुझे उतरते ही सेंचुरी मारनी है। वैसा ना करें कि भाई अब से लेकर लंच तक खेलूंगा, लंच से टी तक खेलूंगा, टी से गेम खत्म होने तक खेलूंगा। उस तरह की रणनीति के साथ खेलेंगे तो लंबी पारी खेल पाएंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल कल की तेजी के बाद बेहतर होता हुआ दिख रहा है। रिकवरी थोड़ी सस्टेन हो सकती है, फ्रेश खरीदारी का मौका है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज की। चलिए, तो ग्लोबल रिकवरी सपोर्टिव नजर आएगी भारतीय बाजारों में। शायद जो हमने कल शॉर्ट कवरिंग या रिलीफ रैली देखी थी वो शायद कुछ एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अनिल जैसे स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी के डेटा इतने सपोर्टिव नहीं है, तो उससे बेहतर होगा कि शायद ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप स्मॉल कैप्स में मौके ढूंढे, वहां पे खरीदारी करने की कोशिश करें, और खासतौर पर वो स्टॉक्स जहां डीआईएस का एक्सपोजर ज्यादा है, डीआईएस जहां पे एक्टिव है, क्योंकि वही वो पॉकेट है इस समय मार्केट में जो फंड्स इन्फ्यूज कर रही है, तो वहां से मदद मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक के बीच तालमेल की भारी कमी देखने को मिल रही है, यह कहना है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का। हमारे खास प्रोग्राम काउंटर पॉइंट में वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार अपना मत आरबीआई तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रही है, इसलिए 3 बार दरों में कटौती का भी कोई फायदा नहीं दिख रहा। आपने राजन साहब का जिक्र किया दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, मैं दूसरा कॉन्टेक्स्ट लाऊंगा कि लोग कहते हैं कि वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव हो रहे हैं रेट कट को लेकर के, और जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को चालू करना है, वहां जो कॉस्ट ऑफ मनी का हिसाब है उसको देखते हुए बड़ा जरूरी है कि वो अग्रेसिवली रेट कट करें। लेकिन आपने तो अभी आर्टिकल ये लिखा है या सरकार को ये कहा है लिख करके कि राजन की बात सुनिए। वेल, माई व्यू इज क्लोजर टू द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। आई थिंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ought to have cut rates a little earlier. But the governor seems to think otherwise. But the fact is, in this year, he has cut rates thrice. He has cut 75 paise. Banks are not yet passing it on. They've just begun to cut rates. I think the governor should have done it earlier, but that's all in the past now. But the governor and the government must talk to each other practically every day. Each one must try to influence the other. Just as the governor is attempting to influence the government
to see his point of view, government must also talk to the governor every day and try to influence him to see the government's point of view. This is a game of who's more persuasive. See, my view is that if government doesn't take bold measures, I'm afraid the economy will be flat for another 12 to 18 months. But if you take bold measures, you've got 282 members in the Lok Sabha. So things can be done, things can be moved. And then you address sectoral issues, the issue of banks, the issue of insurance, the issue of capital market, all the money locked up in provident funds, pension funds, the distressed assets, stressed assets. If you begin to address these issues with a lot of courage and boldness, I think the economy can be moved in about 6 months to 12 months. But I'm afraid 2015 may turn out to be a wasted year. इंडियन पॉलिटिक्स में एक जानी मानी शख्सियत, 20 साल से ज्यादा का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और कानून के जानकार, और अब देश के पूर्व वित्त मंत्री दिखेंगे इंडियन टेलीविजन पर एक नए रूप में। The idea is not to impose any one person's view on the viewers. चिदम्बरम करेंगे इंडिया ग्रोथ स्टोरी की समीक्षा, जानेंगे यंग बिजनेस लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के एक्सपीरियंस और ओपिनियन। बताएंगे क्या हमारी तरक्की की कहानी चल रही है सही रास्ते पर और क्या करने की है जरूरत। We want to talk to young Indians for a deep and profound stake in the future of India. Counterpoint by P. Chidambaram इन वक्त पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है टॉप 10 स्टॉक्स का। हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए आज कौन से वो 10 स्टॉक्स होंगे जो आपके रडार पर रहने चाहिए। पूजा, शुरुआत आपसे। जी, शुरुआत HUL और नेस्ले के काउंटर से करेंगे। या दोनों ही काउंटर आज आपके रडार पर होना चाहिए। इन दोनों कंपनियों ने की तरफ से कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं। पहले HUL की बात करते हैं तो यहाँ पर HUL का कहना है कि जो इनके इंस्टेंट नूडल्स के चाइनीज रेंज का जो ब्रांड है नॉर, उसको रिकॉल कर लिया गया है मार्केट से, क्योंकि FSSAI ने इस प्रोडक्ट को अभी भी मंजूरी नहीं दी है। यहाँ पर कंपनी ने लेकिन क्लैरिफाई किया है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सेफ्टी या क्वालिटी कंसर्न नहीं है। सारे जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो परमिटेड लेवल पर ही हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक पेंडिंग अप्रूवल है तो इस वजह से ये रिकॉल करना पड़ा है। और जैसे ही FSSAI की तरफ से सारे फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं वो फिर से इस प्रोडक्ट की बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग को फिर से चालू कर देंगे। इसके अलावा नेस्ले से भी कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर नेस्ले का कहना है कि मैगी रिकॉल के चलते जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स हैं उन पर जरूर कुछ असर पड़ा है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी वर्कफोर्स है उनको दूसरी जगह पर डिप्लॉय कर दिया जाए, लेकिन बाकी जो इनके परमानेंट एम्प्लॉय हैं वहां पर उनको कोई भी असर नहीं आया, उनको काम से निकालने की कोई भी बात नहीं की जा रही है। इसके अलावा उनके सैलरी पर भी कोई ज्यादा इश्यू नहीं पड़ेगा, और जो बाकी जो उनके कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स है उनको कहीं और निकालने की लगाने की बात की जा रही है। यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि नेस्ले जो है वो 500 डेली वेज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अपने गोवा प्लांट से निकालने की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से नेस्ले की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन निकल कर आया है। वहीं टाटा स्टील के काउंटर पे भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के यूरोप में जो पेंशन स्कीम का मामला था उसमें कोई भी राहत मिलते हुए नहीं नजर आ रही है, क्योंकि इस कंपनी की जो 4 ट्रेड यूनियंस थी उन्होंने दरअसल टाटा स्टील को अब एक लीगल नोटिस भेज दिया है, जहां उनका कहना है कि 22 तारीख को तो वो स्ट्राइक पे जाएंगे। इसके अलावा 16 तारीख से दरअसल यूरोप में कोई भी इनके जो प्लांट है उसमें कोई भी वर्कर ओवर टाइम भी नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो ऑपरेशंस है वो हिट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब भी उनका कहना है कि अगर टाटा स्टील आके बात करे तो कुछ निष्कर्ष यहाँ निकल के आ सकता है। BEML इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये दोनों काउंटर्स डेफिनेटली आपके रडार पर रहना चाहिए, जहां पे BEML को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से लगभग 645 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है। वही इंजीनियर्स इंडिया के अबू धाबी ऑफिस ने 150 करोड़ का ऑर्डर जीता है। वही L&T का काउंटर आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि इस कंपनी को मुंबई में 6000 CCTV लगाने का एक तगड़ा ऑर्डर मिला था, लेकिन अब ये ऑर्डर कुछ खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक पेटिशनर विजुअल डिफेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इन्होंने दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में ये अर्जी दी है कि L&T का ये जो ऑर्डर है वो खारिज किया जाए, क्योंकि ये कंपनी जो टेंडर के क्राइटेरिया है उसे फुली मीट नहीं करती। हालांकि इसकी जो अगली सुनवाई है बॉम्बे हाईकोर्ट में वो 23 जून को होगी, तो ये काउंटर आपके रडार पे होना चाहिए आज। गेल इंडिया आपके रडार पे रहना चाहिए, क्योंकि
सरकार के बैन के बावजूद केन इंडिया अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए बोलियां मंगा रही है इंटरनेशनल बायर से। सरकार के मुताबिक लोकली प्रोड्यूस ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, पर केन इंडिया बोलियां मंगा रही है इंटरनेशनल बायर से, जहां पर कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज एसआर ऑयल आईओसी के साथ 5 साल का, ये अब खत्म हो रहा है अगस्त में, और इसलिए अक्टूबर महीने से वो अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन सरकार का इस पर बैन लगा हुआ है। देखना होगा कि इसके बाद भी केन इंडिया इस तरह का कदम उठा रही है तो सरकार इसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। इंडसइंड बैंक, यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि इंडसइंड बैंक 4800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए शेयर सेल की योजना बना रही है, जिसके लिए मॉर्गन स्टैनली, सीएलएसए, जेएम फाइनेंशियल एसोसिएट्स को हायर किया गया है। और ये जो स्टेक सेल है ये 2015 एंड तक कंप्लीट होते हुए नजर आएगी। वही एनबीसीसी का काउंटर भी आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार का जो स्मार्ट सिटीज, एग्जिस्टिंग सिटीज के रीडेवलपमेंट और जो सिविल एम्यूनिटीज है उसमें सुधार की जो योजना थी उसके तहत इस कंपनी ने एक कदम उठा दिया है। दरअसल नई दिल्ली में रीडेवलपमेंट एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए इस कंपनी ने मलेशिया की एक जॉइंट वेंचर कंपनी चाइना रेलवे इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन और अमोना ग्रुप के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ बिजनेस एक्सप्लोरेशन साइन कर लिया है। तो ये कंपनी आज आपके रडार पे होनी चाहिए। अदानी पोर्ट्स को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जहां पे अपोजिशन पार्टीज के प्रोटेस्ट के बावजूद यहां पे केरला कैबिनेट ने अदानी पोर्ट्स को 7500 करोड़ का पोर्ट प्रोजेक्ट दे दिया है। अदानी ग्रुप एक लौता बिडर था इस प्रोजेक्ट के लिए। काफी सारे राउंड्स के बाद भी ज्यादातर कंपनी सामने नहीं आई है। फर्स्ट जो फेज होगा इस प्रोजेक्ट का वो 7500 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें अदानी ग्रुप को लगभग 2450 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ेगा और साथ ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपनी लगभग 1600 करोड़ का ग्रांट भी मांगेगी। फेडरल बैंक, या बैंक ने अपने टर्म डिपॉजिट के ब्याज दरों में 15 से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जो कि 18 जून से लागू होगी। और सबसे आखिरी में टोरेंट पावर के काउंटर पर नजर रखें, क्योंकि इस कंपनी की जो टोरेंट एनर्जी और टोरेंट केबल को अपने टोरेंट पावर में विलय करने की जो योजना थी उसे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल मिल गया है। चलिए, तो वो तमाम स्टॉक्स हैं जो आज शायद हरकत में खबरों की वजह से इनको आप रडार पे रखें, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आगे जानेंगे बाजार पर रणनीति। जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट रजत बोस जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए बनाते हैं आज के लिए आपके लिए रणनीति। किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति आज लेकर उतरे आप और क्या करें ट्रेड, ये सब बताने के लिए हमारे साथ तकनीकी राय देने के लिए देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट रजत के बॉस.com के रजत बॉस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। रजत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पुलबैक की शुरुआत हुई है कल 7 दिनों की गिरावट के बाद, दमखम है और कितना ऊपर जाएंगे हम? देखिए, पुलबैक का शुरुआत तो डेफिनेटली हुआ है। कल जिस तरीके से बाजार चला है, स्पेशली निफ्टी को देखते हुए ये लगता है प्योरिस्ट को छोड़ के बाकी अगर आपने मेरे जैसा टेक्निकल एनालिस्ट से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि इसको हमने लूजली एक मॉर्निंग डोजी स्टार कह सकते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल का इंडिकेट करता है। शॉर्ट टर्म रिवर्सल, इन दिस केस बुलिश रिवर्सल, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इसके लिए आज के दिन 8141 का स्तर पार करके निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। 8141 का स्तर पार करने से फिर ऊपर में 8167 और 8191 का एक सप्लाई जोन है, वो पार करने से फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन है 8210 से लेके 8250 तक, उसी को टेस्ट होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि हम लोग अभी 8450 दोबारा टेस्ट करने जा रहे हैं। मैं उतना बुलिश नहीं हूं। मैं यही मानता हूं कि ये डेफिनेटली एक पुलबैक रैली है। अभी फिलहाल 8210 से 8250 का स्तर पार करेगा, ऐसा ही उम्मीद करके चलना चाहिए। और आज की माहौल में अगर 8191 से इसमें दो चीज है, इसमें दो चीजें। एक तो पहली बात तो है कि 8141 के ऊपर ही हम खुलेंगे और टिकेंगे भी, वो तो दिख रहा है। दूसरा ये कि फिर किस लेवल के ऊपर जाएगा, तब आप ये कहेंगे कि 8450 भी अब आ रहा है। देखिए, 8250 का स्तर पार करके ऊपर चलने लगे और वो सस्टेन कर जाए, तब तो नेक्स्ट 8350 और 8450 दोनों लेवल तो आपके सामने खड़ा ही हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि एक बार 8210 से 8250 का मैं इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा हूं कि वहां पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण वहां पे सप्लाई काफी जोरदार आ सकता है, जो कि इस रैली में उतना सहमत नहीं है, मतलब कि स्केप्टिकल पार्टिसिपेंट्स है। और ये अभी जो मूवमेंट हो रहा है इसमें आपको एफआईआई का योगदान
काफी अच्छा होना चाहिए। कल के पहले परसों भी वो लोग 700-750 करोड़ के बीच में सेल किए थे, तो वो लोग अगर बाइंग मोड में आ जाता है तब तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यही मानता हूं कि आज 8,109 से लेकर 8,091 जो है, ये रेंज इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, 8,141 इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो तो आप बोल ही रहे हैं कि उसके ऊपर अपने खुलेंगे, और जब तक ये 8,057 के नीचे नहीं बंद करता है तब तक कोई खतरा बुल के लिए एटलीस्ट आज के दिन तो नहीं है। चलिए, तो शायद चार्ट्स पे भी थोड़ी सी मजबूती नजर आ रही है। जो पुल बैक है कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। 81-41 के ऊपर सस्टेन करे, कन्विंसिंगली मोमेंटम रहा तो हम शायद 80 to 10, 80 to 50 तक इवेंचुअली जाते हुए नजर आएंगे। वो लेवल शूट है तो खैर अच्छे खास अपसाइड्स आते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी भी दर्शा रहा है, ध्यान रखें 1/4% के आसपास ही बढ़त के संकेत आ रहे थे, और अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 0.5% से इनफैक्ट कहना चाहिए 2/3% के आसपास की बढ़त के इंडिकेशन आते हुए थे। एसजीएक्स निफ्टी इस समय मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं। रजत हमारे साथ बने हुए, बाजार के और एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद वो बातचीत उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिकी बाजारों में लौटी शानदार तेजी, डाउ जोन्स 200 पॉइंट चढ़कर बंद। एशियाई बाजारों से मजबूती के संकेत, जापान का बाजार निक्केई 1.25% ऊपर। एसजीएक्स निफ्टी में शानदार बढ़त। कमजोर डॉलर से सोने को मिला बूस्ट, कॉमेक्स पर भाव $1185 के पार। क्रूड में भी तेजी, ब्रेंट क्रूड का भाव $65 के पार। 7 दिनों की लगातार गिरावट झेलने के बाद भारतीय बाजारों में कल लौटी रिकवरी। सेंसेक्स 350 पॉइंट चढ़ा और निफ्टी 8,100 के ऊपर बंद। व्यापार घाटे में कमी से करंट अकाउंट घाटे में तेज गिरावट। वित्त वर्ष 2015 में सीएडी 1.7% से घटकर 1.3% पर पहुंचा। I think the economy can be moved in about 6 months to 12 months. But I'm afraid 2015 may turn out to be a wasted year. हमारे खास प्रोग्राम काउंटर पॉइंट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार के अब तक के काम पर रखी बेबाक राय। कहा, बोल्ड फैसले लेने से ही पटरी पर लौटेगी इकोनॉमी। आरबीआई और सरकार के बीच में तालमेल की कमी। मेरे हिसाब से तो 25 बेसिस पॉइंट तो शायद इसी कैलेंडर ईयर में आ जाएगा, और मार्च तक बिटवीन 50 और 75, गॉड विलिंग। एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी ने जताई ब्याज दरों में और कमी की उम्मीद। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, एचडीएफसी बैंक भी सस्ता करेगा लोन। और मैगी पर बैन का दिखने लगा है साइड इफेक्ट। नेस्ले के गोवा प्लांट के करीब 500 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हुए बेरोजगार। और उधर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नॉन नूडल्स को वापस लिया, फसाई की मंजूरी का है इंतजार। लेकिन कल की शानदार रिकवरी के बाद बाजार के सामने कई बड़े और अहम सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। कौन से हैं वो सवाल और कहां होनी चाहिए आपकी नजर, ये सब कंपाइल करके हमारे साथ है आशीष इस वक्त। बताइए आशीष, कौन से हैं बड़े सवाल? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अनिल जी, कल की जो रैली आई थी, कल की कह लीजिए रिलीफ रैली आई थी, कल की शॉर्ट कवरिंग रैली आई थी, उसके बाद कितना और सस्टेन करेगा ये मोमेंटम, कितना और चढ़ेगा बाजार, उस पर बाजार की सबसे इंपॉर्टेंट नजर रहने वाली है। अब ये उछाल आ रहा है, कल हमने 7 दिनों की कमजोरी के बाद एक पॉजिटिव साइड में मोमेंटम देखा था। उसके बाद सबके जहन में दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो उछाल अब इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, ये जो रिलीफ रैली देखने को मिल रही है, क्या ये निकलने का मौका है या इन लेवल्स पर और खरीदारी करना चाहिए? इस मोमेंटम के बाद ध्यान रखें, हमने 8,000 के आसपास के लेवल से एक बार फिर से घूमा है भारतीय बाजार। तो क्या माना जाए, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि 8,000 के लेवल्स के आसपास बाजार का बॉटम बन चुका है? क्या एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बाजार फिर से उन लेवल्स को रीटेस्ट नहीं करेगा? चौथा इंपॉर्टेंट सवाल आज के लिए ज्यादातर लोगों के जहन में होगा, जिस तरह से विवाद नेस्ले को लेकर है, जैसे आपने भी अभी हाईलाइट करा, अब वो वर्कर्स पे गाज गिरती हुई नजर आ रही है, तमाम इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं। एचयूएल ने एफएसएसएआई से अप्रूवल नहीं आया, इसके जो चाइनीज इंस्टेंट नूडल्स हैं उसको मार्केट से हटाने की बात करी है। तो नेस्ले एचयूएल जैसे शेयर्स में अब क्या करना चाहिए? नेस्ले में तो ऑफ लेट हमने अच्छा उछाल लो लेवल से आता हुआ देखा था, उस उछाल में आपकी क्या रणनीति हो? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक आज सबके रडार पर रहेगा, जो तमाम ट्रेड यूनियंस हैं ब्रिटेन में, उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि वो हड़ताल पर जाते हुए नजर आएंगे। टाटा स्टील ने अब तक यूनियंस का कहना है कि अप्रोच नहीं करा है, उनको कोई सहमति नहीं बन रही है, टेबल पे आए नहीं है बातचीत करने के लिए। तो टाटा स्टील के शेयरों में किस हद तक इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा,
जाएगा, क्योंकि ध्यान रखें टाटा स्टील के लिए, टाटा स्टील यूरोप के, जिसे हम पहले कोरस के नाम से जानते थे, उसके ऑपरेशंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टॉक के लिहाज से क्या रणनीति हो, ये सब जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो ये सारे सवाल हैं बड़े, जिनके जवाब हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। और इसी पर जो हमने निफ्टी पर राय ली, एक राय अब बैंक निफ्टी पर भी ले ली जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस मजबूती को, इस रिकवरी को लीड करने की कोशिश की है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। रजत बहुत हमारे साथ हैं। रजत, क्या आपको लगता है कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी के चार्ट्स ज्यादा मजबूत है, और निफ्टी में जिस तरह से आप रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा और ऊपर जा सकता है, उसी तरह बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स अहम है इस वक्त? देखिए, बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से अच्छा प्रदर्शन दे रहा है, जबकि निफ्टी ने थोड़ा सा इंडिसीशन दिखाया था। वो डोजी फॉर्मेशन जो डे बिफोर यस्टरडे हुआ था, उसके बाद में कल निफ्टी लेकिन बेटर परफॉर्मेंस किया है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब तक ये जो बैंक निफ्टी है 17,652 का स्तर अभी नहीं तोड़ता है, तब तक कि इसमें बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। ऊपर में काफी अहम लेवल है 17,882 से लेके 17,900। ये 20 पॉइंट 18-19 पॉइंट का जो रेंज है, इसको पार करने से फिर 18,013 से लेके 18,181 इसका नेक्स्ट टारगेट जोन बन जाएगा। बैंक निफ्टी में भी यही चाल है कि एक बार 17,900 के ऊपर में बैंक निफ्टी सस्टेन करे तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग 18,150 से लेके 18,180 की जो टारगेट जोन है, वहां तक बैंक निफ्टी मिनिमम इसको लेके जाएगा। आज के लिए बैंक निफ्टी में कोई भी डिप मिले, या तो ये अगर 17,775 के ऊपर में सस्टेन करे तो फिर बाइंग करना चाहिए। ओके, ये राय आती है बैंक निफ्टी पर। लेकिन बता दें आपको, सरकार और आरबीआई के बीच तालमेल की भारी कमी देखने को मिल रही है, और ये कहना है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का। हमारे खास प्रोग्राम काउंटर पॉइंट में पी चिदम्बरम ने यह भी कहा है कि 2015 में कोई खास कामकाज हुआ नहीं है, और इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सरकार को तेजी से बड़े और बोल्ड फैसले लेने होंगे। आपने राजन साहब का जिक्र किया दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, मैं दूसरा कॉन्टेक्स्ट लाऊंगा कि लोग कहते हैं कि वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव हो रहे हैं रेट कट को लेकर के, और जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को चालू करना है, वहां जो कॉस्ट ऑफ मनी का हिसाब है, उसको देखते हुए बड़ा जरूरी है कि वो अग्रेसिवली रेट कट करें। लेकिन आपने तो अभी आर्टिकल ये लिखा है कि सरकार को ये कहा है लिख करके कि राजन की बात सुनिए। वेल, my view is closer to the view of the government. I think the Reserve Bank of India ought to have cut rates a little earlier. But the governor seems to think otherwise. But the fact is, in this year, he has cut rates thrice. He has cut 75 paise. Banks are not yet passing it on. They've just begun to cut rates. I think the governor should have done it earlier, but that's all in the past now. But the governor and the government must talk to each other practically every day. Each one must try to influence the other. Just as the governor is attempting to influence the government to see his point of view, government must also talk to the governor every day and try to influence him to see the government's point of view. This is a game of who's more persuasive. See, my view is that if government doesn't take bold measures, I'm afraid the economy will be flat for another 12 to 18 months. But if you take bold measures, you've got 282 members in the Lok Sabha. So things can be done, things can be moved. And then you address sectoral issues, the issue of banks, the issue of insurance, the issue of capital market, all the money locked up in provident funds, pension funds, the distressed assets, stressed assets. If you begin to address these issues with a lot of courage and boldness, I think the economy can be moved in about 6 months to 12 months. But I'm afraid 2015 may turn out to be a wasted year. और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ देखिए ये पूरी बातचीत काउंटर पॉइंट में सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आज शाम 6 बजे और रात 10 बजे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ रजत बोस और साथ साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग डायरेक्टर संदीप जैन भी आप जोड़ रहे हैं। संदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं इस समय मार्केट्स को? कल हमने देखा एक रिलीफ रैली आती हुई, उस रिलीफ रैली में आपने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, बहुत कॉशियसली अप्रोच कर रहे हैं। डेफिनेटली जिस तरीके से मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है और जिस तरीके से न्यूज फ्लोज भी पॉजिटिव नहीं है, इनफैक्ट चाइना की न्यूज थी या फिर ग्रीस की न्यूज थी या इंटरनेशनल क्यूज भी ज्यादा अच्छे नहीं, और फिर क्रूड भी अब एक तरीके से $60 के ऊपर निकल चुका है, $61 $62 के लगभग। हालांकि इंडियन इकोनॉमी के भी कुछ डेटा अच्छे आए हैं, बट ओवरऑल सिनेरियो ऐसा है कि अब जो इजी मनी था और एक जो हनीमून पीरियड था मोदी जी का, वो तो ओवर होता हुआ पूरा दिख रहा है क्लियरली। और अब जो भी पैसे लगाएंगे उनको कहीं ना कहीं अपनी एक डाउनसाइड रिस्क को समझते हुए लगाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अभी भी यहां से जो भी नया निवेश आएगा वो कम से कम, जो भी इन्वेस्टर्स हमारे आते हैं उनको 5 से 10% की रिस्क कम से कम उनको समझा के काम करते कि यहां से मान के चलेगी 7500 7600 अगर नीचे आता तो घबराना नहीं है। और जो भी अवधि है वो कम से कम 2 से 3 साल की रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि सरकार की जो भी पॉलिसीज है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत अच्छी हो रही है। और आने वाले दिनों में कम से कम 1.5 से 2 सालों में इन सब का रिजल्ट्स बिल्कुल देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से तब बिल्कुल इन रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल कॉशियसली अप्रोच करें। आई एम नॉट इवन वेरी बुलिश एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो ये जो नए निवेशक आ रहे हैं जिनको आपने पहले तो सतर्क कर दिया कि 5 से 10% का डाउन साइड है, जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं लेवल्स के आसपास के इन पॉकेट्स में, क्या बैंक्स रडार पे हैं इस समय संदीप जी आपके? बिल्कुल, कुछ बैंक्स बहुत करेक्ट किए हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो SBI है या ICICI है, ये सस्ते लगते हैं। HDFC है, काफी रोबस्ट रहता है, मार्केट के टूटने के साथ बहुत ज्यादा टूटता नहीं है और बहुत ज्यादा बढ़ता भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन टाइप के बैंक्स में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। PSU बैंक्स में मेरे को समाव ऐसा लगता है SBI के साथ जाना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओवरऑल HDFC और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इन तीनों दिग्गजों के साथ जाएं तो बिल्कुल बेहतर रहेगा। और मेरे हिसाब से बैंक्स तो है ही है, और साथ साथ इंजीनियरिंग जैसे कि L&T है, भेल है, ये भी अच्छे लगते हैं। कुछ NMDC बहुत सस्ता लगने लग गया। तो बहुत सारे स्टॉक्स है, बट और वेट करना पड़ेगा। बट ओवरऑल रिस्क 5 से 10% की बिल्कुल समझते हुए ही निवेश करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है, दोनों एक्सपर्ट्स, रजत जी की भी बात सुन रहा था, संदीप जी की भी बात सुन रहा हूं, दोनों बैंक्स को लेकर थोड़े से बुलिश हो रहे हैं। आप बता रहे थे कल डेटा पॉइंट इतने इंकरेजिंग नहीं थे बैंक निफ्टी को लेकर, और बैंक्स के लिए मेरे ख्याल से फ्राइडे को, यानी कि कल FM की बैठक है तमाम बैंक्स के साथ, जिसमें मेरे ख्याल से वो NPAs की बात होनी है, जनधन योजना वगैरह स्कीम्स का अपडेट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रांसमिशन को लेकर फिर से प्रेशर आने वाला है, तो एक बिजनेस सेंस के बियॉन्ड शायद जाके बैंक्स को ऐड करना पड़ सकता है। बैंक्स में क्या सेकंड हाफ में उस लिहाज से प्रेशर आने की कोई गुंजाइश? कल थोड़े से बैंक्स में शॉर्ट्स भी बने ऊपर के लेवल पर FIs की तरफ से, अगर डेटा देखें तो ओवरऑल मार्केट में नहीं, लेकिन सिर्फ FI के डेटा अगर आप बैंक निफ्टी के देखेंगे तो थोड़े से शॉर्ट्स हैं। तो हो सकता है कि अगर करेक्शन होना तो उसकी शुरुआत बैंक निफ्टी इसलिए भी कर सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले 2 दिन पहले से शॉर्ट कवरिंग के संकेत दे दिए थे। लेकिन ये ट्रेडर्स के लिए एक बात हो सकती है कि आपको मार्केट पर व्यू लेना है तो बैंक निफ्टी पर से व्यू लेना ज्यादा जल्दी शुरू करें बजाय निफ्टी के, क्योंकि रिकवरी भी वही दिखाएगा और करेक्शन भी वही दिखाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आशीष यहाँ पर है कि इन्वेस्टर्स के लिए बैंकिंग शेयरों में बहुत बेहतरीन मौका है। और जनरली मैं बैंकिंग शेयरों में निवेश का मौका तब देखता हूं जब क्रेडिट ग्रोथ अपने लोएस्ट लेवल पर हो, जब NPA अपने हाईएस्ट लेवल पर हो और ब्याज दरें अपने पीक पर हो और वहां से गिरना शुरू करे। और इंटरेस्टिंगली इस वक्त ये तीनों की तीनों चीजें हैं, और चूंकि एसेट क्वालिटी को लेकर बड़ी चिंता है, ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स अभी दिख रहे हैं, लेकिन आपको पता है क्रेडिट क्वालिटी यहां से सुधरेगी, क्रेडिट ग्रोथ यहां से सुधरेगी, ब्याज दरें यहां से कम होगी। और जब बैंकिंग शेयर अपनी बुक वैल्यू से आधे पर ट्रेड कर रहे हैं PSU बैंक, तो एक भी PSU बैंक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं जो बंद हो जाएगा। तो ये बेहतरीन मौका है कि आप आधे से कम के बुक वैल्यू पर जब भी कोई PSU बैंक, ठीक ठाक सा PSU बैंक मिले, ले लीजिए। जब बुक वैल्यू के आसपास या इसके ऊपर जाना शुरू करें तब आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसमें कहीं कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, बिना रिसर्च के बैंकिंग शेयर खरीदने का ये सही वक्त है। ओके, चलिए। लेकिन HDFC बैंक के MD आदित्य पुरी का कहना है कि इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ने लगी है और अच्छे दिन लौटने लगे हैं। उन्हें लगता है कि दिसंबर तक RBI ब्याज दरों में 4.25% की कटौती और कर सकता है। हमारी संवाददाता कविता कृष्णन से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि HDFC बैंक कटौती का फायदा ग्राहकों को देगा। सर, ये बताइए, आपने साल के शुरुआत में कुछ फंड रेज किए थे, उसका किस तरह इस्तेमाल होगा? जो फंड हमने रेज किए थे, हमने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं, कंट्री के अच्छे दिन आएंगे तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, वो हमको नजर आ रहा है। तो हमने वो रेज किया था फंड ग्रोथ के लिए,
दूसरा, आजकल रेगुलेटर्स बहुत फिक्र में है बैंक्स के बारे में, तो वो भी कैपिटल एडिक्वेसी के इंक्रीज कर रहे हैं। हाल में आरबीआई ने जो कमेंट्री दी है खासकर मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि एक तरह से रेट कट साइकिल अब यहाँ पर खत्म हो गया है कि इस साल में हम और रेट कट की उम्मीद कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो 25 बेसिस पॉइंट तो शायद इसी कैलेंडर ईयर में आ जाएगा, और मार्च तक बिटवीन 50 और 75, गॉड विलिंग, अगर पेट्रोल प्राइस ठीक रही, इन्फ्लेशन ठीक रहा और गवर्नमेंट जो फिस्कल टारगेट्स रखे अगर वो रहे, तो मेरे हिसाब से तो और आएगा। हमने देखा है कि ज्यादातर बैंक से 25 बेसिस पॉइंट तक ट्रांसमिट किए हैं, आपने भी बेस रेट एक ही बार घटाया है। क्या आने वाले दिनों में आपको ये पूरा ट्रांसमिशन होते नजर आ रहा है और क्या आप भी बेस रेट घटाएंगे? ट्रांसमिशन भी नजर आ रहा है और बेस रेट भी घटाएंगे। अब आप ये ना पूछना कब, पर आपके साल के खत्म होने से पहले। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं रजत बॉस और संदीप जैन, और अब कार्यक्रम में हमारे साथ वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के डेरिवेटिव हेड सिद्धार्थ भामरे भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है CNBC आवाज पर। क्या आपको सेटअप दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और क्या इस पुल बैक में और अपसाइड बाकी है, यदि हाँ तो कितनी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। हम एक डाउनवर्ड मार्केट में हैं जिसमें बाउंस आना बहुत ही लाजमी है, और पहले भी हम कह रहे थे 1-2 हफ्ते पहले कि जिस तरह से जून सीरीज का ओपन इंटरेस्ट इतना लो है, कल भी हमने निफ्टी में 5% रिडक्शन इन ओपन इंटरेस्ट देखा। तो अगर ये एक रैली अगर बाउंस बैक सिग्निफिकेंट होता है तो थोड़ा तो लॉन्ग फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। FIs ने भी कल अनवाइंडिंग की अपनी पोजीशन, उनका भी 5% रिडक्शन इन ओपन इंटरेस्ट दिखा है। तो ऐसे जब मार्केट में जब आप नीचे आ रहे हो और नीचे की ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आप चार्ट्स भी देखोगे निफ्टी के, तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है और नीचे की ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके थोड़े बहुत बाउंस आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बाउंस सस्टेनेबल है। एक पोजिशनल ट्रेडर के हिसाब से 8250 से 8300 के बीच में वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनता है ये मार्केट को, और ये मार्केट हमारे लिए सेल ऑन राइज मार्केट है। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या तो जो 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि शायद ये मार्केट 60, 70, 80 पॉइंट या 1-1.5% के आसपास का बाउंस दे और उसमें वो कुछ ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इट इज स्टिल रिस्कियर। इवन एन इंट्राडे ट्रेडर या जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनको भी मेन ट्रेंड के साथ चलना चाहिए और सेल एंड राइज ही अडॉप्ट करना चाहिए। अगर एक दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी अ बिग इशू। ऑप्शंस फ्रंट में भी अगर आप देखो तो कल 1000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है FIs ने, और सबसे ज्यादा बिल्डअप हुआ है 3800 के पुट ऑप्शंस में, विच क्लियरली सजेस्ट कि बिना लॉन्ग जाए इंडेक्स फ्यूचर में जब ये सिर्फ पुट ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, तो मतलब ये इनका भी इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फर्दर डाउन आएगा। तो ये बाउंस बैक में मैं ज्यादा एक्साइट नहीं होगा और कोई लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाऊंगा। ओके संदीप, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर मैं फोकस करना चाहूंगा। अब तो ऑलमोस्ट पेनल्टीमेट डे है, फ्राइडे के बाद से अब वो सब वेट करेंगे संडे को केन और वेदांता के मर्जर का अनाउंसमेंट है। केन सरप्राइजिंगली कल स्मार्ट मूव, निफ्टी में 6-7% के आसपास के गेन्स थे, और अब भी इसमें खबरें आ रही हैं कि ग्लोबल टेंडर्स इनवाइट कर दिए उन्होंने जो कच्चा तेल प्रोवाइड करते हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, जबकि डोमेस्टिक जो भी प्रोड्यूस होता है उसे एक्सपोर्ट करना अलाउड ही नहीं है। केन इंडिया को कैसे ट्रीट करेंगे सर, और आप इस मर्जर प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं, क्विकली बता सकें? देखो, मुझे बहुत ज्यादा, मैं एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द मर्जर। इनफैक्ट केन इंडिया को एक अलग ही रखना चाहिए था, एक अलग कमोडिटी है, और वेदांता में वो लोग मर्ज कर रहे, तो कहीं ना कहीं पास में भी इन्होंने केन इंडिया के कुछ फंड्स को शायद यूज करने की कोशिश की थी, और हो सकता है कुछ कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, बट ओवरऑल आई फील दैट इट इज नॉट गुड फॉर द केन इंडिया शेयर होल्डर्स। और जब से ये ग्रुप टेक ओवर की है तब से केन इंडिया के डेफिनेटली भाव पे तो दिखाई दे रहा है। जब $100 क्रूड हुआ करता था 100 के पार भी, तभी भी ये 400 रुपए के लगभग नहीं पहुंचा था, 380, 385 पे अटक जाता था। और अब जिस तरीके से करेक्शन दिया है तो डेफिनेटली कल एक बाउंस बैक दिया, इवन जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज थी फिर भी बाउंस बैक दिया स्टॉक ने। बट मेरे हिसाब से ये एग्जिट करना चाहिए स्टॉक से, जहां पे भी ये 205-10 लगभग आए तो बिल्कुल एग्जिट करने का मौका ढूंढना चाहिए और निकल जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एग्जिट करने की राय, उछाल में बिकवाली करके निकल जाएं, केन इंडिया पर ये आती हुई दिख रही। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि कल की तेजी के बाद क्या भारतीय बाजार में एक दमदार उछाल के लिए तैयार होना चाहिए। एसटीएफ निफ्टी में काफी इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है, 25 से 45 पॉइंट की रेंज में लगातार ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 8145 कल के हाई पॉइंट के आसपास शुरुआत के संकेत इस वक्त एसटीएफ निफ्टी से। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा, रुपए की शुरुआत और प्री ओपनिंग सेशन। बने रहिए हमारे साथ।